आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक काश का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और नाज़रीन, अब तक में सबसे पहले बात आज अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, जहां पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कि दूसरी बार सदर के तौर पर उन्होंने जो सदारती इंतखाबात अमरीका के अंदर हुए थे उसमें जीत दर्ज की है और वो 20 जनवरी को ओहदे का जो ओहदा उठाएंगे, उसका हलफ उठाएंगे। ओहदा बतौर सदर वो अमेरिका के दूसरे सदर बनेंगे। और इस सिलसिले में जो इंतखाबात हुए थे, उन्होंने अमरीकी तारीख के अहम तरीन सदारती इंतखाबात के नताइज में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए। नायब सदर कमला हैरिस मुकाबले में ट्रंप से शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा और 538 में से ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोटों के साथ मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर ली, जबकि उनकी खरीफ कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोटों पर ही सिमट गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनके खामियों में जोश खरोश देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से खिताब भी किया है और उनका शुक्रिया अदा किया। कमला हैरिस के मुकाबले में वाज़ेह बरतरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा है कि अमेरिका ने उन्हें पहले से ज्यादा कामयाबी दी है और यह सियासी फतह है जो उससे पहले किसी को नहीं मिली है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात से जुड़ी अपनी सियासी बका की जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने हैरत अंगेज सियासी तहरीक करार देते हुए कहा कि इस नवियत की सियासी तहरीक इससे पहले नहीं देखी गई। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो सरहदों का कंट्रोल बेहतर बनाते हुए मुल्क की फलाह का सोचेंगे और उस पर काम करेंगे। जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ उठाएंगे और दूसरी मर्तबा ओहदे सदारत पर फंगे। Thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's great. And the senators in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. And in those cases, every one of them, we worked with the senators. They were tough races. And I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And we did tele-rallies. We did tele-rallies with each. इधर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में सदारती इंतखाबात में जीत दर्ज करने पर पीएम मोदी ने उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में तारीखी जीत दर्ज करने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार को जीत की मुबारकबाद देने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिका का 47वां सदर मुंतखब होने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि आपको तारीखी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि आप अपनी पिछली मियाद की कामयाबियों को आगे बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान अमेरिका जामिया आलमी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करने के लिए अपने ताउन को तजदीद का मुंतज़िर हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की बेहतरी और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए काम करें और हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को साथ मिलकर नई बुलंदियों पर जाएं।
और जरा अब बात करेंगे मोतियों के हवाले से। जी नाजरीन, जहां आपने मोतियों के बारे में सुना, मोती के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी काश्त की जा रही है और कैसे इसकी काश्त की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में ये पहला ऐसा गांव है, और वो भी बैनुल अक़वामी के करीब, जहां चंद साल कबल गोलाबारी की वजह से न सिर्फ लोग या किसान वहां के खेती बाड़ी से दूर रहते थे, बल्कि आज एक ऐसा इलाका है बैनुल अक़वामी सरहद के करीब, जहां पर जम्मू सूबे के ये सांबा जिला में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। लोगों की जिंदगी वक्त के साथ साथ बेहतर होती जा रही है। सरहद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर 2 किसानों ने मिलकर मोतियों की काश्त शुरू कर दी है। चलियारी का इलाका भारत पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। चंद साल पहले तक ये इलाका दोनों ममालिक के दरमियान गोलाबारी का मरकज बना हुआ था। फायरिंग से लोगों और खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा। किसानों ने खेतों में जाना छोड़ दिया था। अब जंग जैसी सूरत हाल बदल चुकी है और अब सरहद पर अमन है। वहीं चलियारी जो सांभा का इलाका है, खेतों के दरमियान एक तालाब है। जम्मू कश्मीर में पहली बार मोतियों की फार्मिंग की वजह से तालाब का चर्चा हो रहा है। सरहदी इलाके के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर देसराज को यूट्यूब से पैरेलल फार्मिंग का ख्याल आया। रिटायरमेंट के बाद देसराज ने ज्यादातर वक्त यूट्यूब पर गुजारा। यूट्यूब वीडियोस देखते हुए मोतियों की खेती में आया। उन्होंने बताया है कि अब तक समंदर में मोती मिलने के बारे में सुना था, लेकिन पैरेलल फार्मिंग के बारे में मालूमात हासिल करके हैरान रह गए। इसलिए मोतियों की फार्मिंग करने का फैसला किया, जिस पर अब तक करीब 70 लाख रुपए खर्च हुए और उम्मीद है कि इससे काफी उन्हें फायदा भी मिलेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट लगे हुए लगभग कोई 20-21 महीने हो गए। तो ये आइडिया मेरे को यूट्यूब से आया था जी। मैं रिटायर हूँ पुलिस से, तो अब बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या कुछ करेंगे, कोई स्मार्ट वर्क मिल जाए, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, मेहनत तो इतनी कर नहीं सकते। कोई ऐसा काम मिल जाए जो बैठे बैठाए हो जाए, थोड़ा बहुत फिजिकली करना पड़े। तो हमारे दिमाग में ये आया, यूट्यूब पर देखा था। तो पहले तो हैरान हुआ कि यूट्यूब पर देख कर के ये मोती की खेती कैसे हो सकती है, क्योंकि पता ही नहीं था, इसका टोटली पता नहीं था। जब खोलकर देखा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर एक कंपनी है हमारी गिल्ट्राटी पर्ल फार्मिंग, एशिया की नंबर 1 कंपनी है, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, कंपनी वालों को। मैं चंडीगढ़ में रहता था, तो मैंने उनको पूछा कि चंडीगढ़ के आसपास अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हमें बताया जाए, तो मैं वहाँ पे विजिट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो नेचुरली एक प्रोजेक्ट लगा हुआ था चंडीगढ़ में, तो वहाँ जाकर हमने विजिट किया, देखा उसको, तो कुछ कुछ बातें समझ आने लगी जी। देखा, उनसे पूछा जी कैसे कर रहे हो आप, कैसे होता है कैसे नहीं, जैसे उन्होंने समझाया तो बात समझ में आ रही थी। तो फिर आए, और मैं तो एक्चुअली दियानी में रहता हूँ, पुरजानी में। ठीक है। तो वहाँ तो पानी का कोई नहीं है, वो सोर्स नहीं है। तो ये यशपाल जी थे, हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो ये रहते थे इस इलाके में, तो यहाँ पानी भी है, ज़मीन भी अच्छी है। तो मैं इनसे बात की, तो इन्होंने भी फिर चंडीगढ़ जाकर वो प्रोजेक्ट देखा, और भी कई प्रोजेक्ट देखे हमने। बहुत इस पर 1 साल पर सर्च किया इस पर। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया। लेकिन जानना चाहता हूँ, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें कहीं ना कहीं एक पहली बार ये जम्मू कश्मीर में ये चीज़ आपने लाई है, और इसमें रिस्क फैक्टर भी रहता है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए, क्या पानी का लेवल वहाँ पर अच्छा है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप जहन में लेकर चल रहे थे जब आपने ये प्रोजेक्ट लगाया? ये ना पहले पानी का और मिट्टी का टेस्ट होता है। ठीक है। वो करवाया था मैंने, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरा आया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर कंपनी वालों ने कहा कि आप कर सकते हैं। फिर हमने डिगिंग स्टार्ट कर दी, फिर पौंड बनाया। उसके बाद जब पौंड बन गया, इसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद फीड डाल दिया। फीड डालने के बाद जब पानी का कलर चेंज हुआ, फिर वो फीड कंपनी वाले आ गया ऑस्टर लेकर। ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ सर्जरी की, ऑस्टर की, उसमें अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसमें ये क्या, ये बीज है आप? ये समझो, ये किस्म समझो, ये बीज ही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये आपने सर्जरी की है सीप की, यानी ओयस्टर की, उसमें ये बीज डाला है। हाँ,
क्योंकि जब तक सीप कुछ खाएगी नहीं मोती नहीं बनेगा। मोती नहीं बनेगा नेचुरली पता नहीं वो कब खाएगी जी। ये इसीलिए इसको सर्जरी करके ये डाल देते हैं। चलिए एक चीज, दूसरा ये कब आपने कितने महीने हो गए इसको शुरू किया? इसको भी 21 महीने हो गए हैं। 21 महीने। हाँ। तो इसका रिजल्ट कब तक मिलेगा, कब तक मोती तैयार? अभी लगभग तैयार है। अब दिवाली की छुट्टियां वगैरह है, उनके जो टेक्निकल लेबर है जो मोती तैयार हो गया है। तो ये किस तरह से अब ये जो मोती निकालने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा? कंपनी के लोग ही आएंगे, वो आएंगे तो वही निकालेंगे आपका इधर से। अच्छा, इसमें फीड भी करना है ओयस्टर को, ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें कैसे आप कर पा रहे हैं यहाँ पर? ये पैडल रेडिएटर जो लगे हुए हैं 2। अच्छा, ये जो टरबाइन जो हाँ टरबाइन लगी है, ये ऑक्सीजन को पूरा करती है। ओके। ये दिन में लगभग 4 घंटे चलाना है। कितना खर्चा आया इस प्रोजेक्ट को लगाने में? खर्चा तो इसमें बहुत आया है, तकरीबन 70 तक पहुँच गए। हाँ 70 लाख तक। हाँ जी। अच्छा, कुछ 70 लाख अभी लगाया है, लेकिन अभी जो इनकम आना अभी बाकी है। वो तो बाकी है, अभी कोई पता नहीं क्या है इसमें। तो कितना आपने सीप इसमें डाला हुआ है जिससे मोती एक बल्क में तैयार होगा? वो कोई 1.5 लाख सीप डाला हुआ है। 1.5 लाख। हाँ। तो कितनी उम्मीद आप कर सकते हैं? अब कोई उम्मीद कोई ऐसा नहीं है, देखेंगे कितना निकलेगा। फिर भी वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, वो कहते हैं कि नुकसान नहीं होगा आपको। अच्छा, नुकसान नहीं होने देते हैं वो। उनके बहुत सारे इंडिया में पूरे प्रोजेक्ट लगे हुए, एशिया का नंबर 1 कंपनी है। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए। अचल सिंह जी हैं कंपनी के मालिक, CEO भी कंपनी के हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो आपके आसपास के लोगों ने नहीं आपको कहा कि भाई साहब आप कैसी खेती कर रहे हैं? यहाँ तो धान गेहूं की खेती होती है, सब्जियां लोग लगाते हैं, ये एक पहली बार जम्मू कश्मीर में आप ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। लोग तो पागल कहते थे, वो पागल हैं जी, क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने नहीं छोड़ा, इधर आइए। हमने बोला जो हमारे दिमाग में है वो हमने करना है, क्योंकि जिस आदमी को पता नहीं है वो तो पागल ही बोलेगा। देखिए, कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक्चुअली ना रिस्क भी नहीं है इसमें जी, कंपनी रिस्क कवर करती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम, पैसा नहीं मरेगा आप। मंदेरा जी अगर आप कहते हो तो चलो कर देते हैं, शुरू कर दिया, शुरू डिगिंग कर दी, लगाया JCB, हमने काम पूरा कर दिया, तालाब बन गया। क्योंकि अभी तक तो हमें तो फायदा मिलना है, जहाँ ना मिलना है वो बात की बात है, मगर लोगों को मिल गया। जो गाँव के लोग हैं, जो ट्रैक्टर वाले थे, नाम बन गया गाँव में। हाँ, गाँव में नाम बन गया, क्योंकि जो ट्रैक्टर वाले हैं वो भी हमसे 2-3 लाख ले गए, JCB वाला भी ले गया। फिर लेडीज जब जो डाले हमने इधर, लेडीज उनको भी काम मिला, कम से कम 2-3 लाख लेडीज भी हमसे पैसे ले गए हैं। चलो, तो उन्होंने काम किया, हमने उनको दिए। हमने तो कुछ बुरा नहीं किया अभी तक, तो भला ही किया। चलिए, जो पैसा बाहर जाना था हमारे गाँव में ही आया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन अब इसका धीरे धीरे आपने इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट भी तो मिलेगा। रिजल्ट तो अभी देखो रह गया, 1-2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा रिजल्ट, जो भी आना है, जो कुछ भी मिलेगा हमें वो देखेंगे बाद में, मगर जो हमने करना था वो कर दिया। बिल्कुल। इस इलाके को लेकर क्या गया? आप तो बॉर्डर पर रहते हैं, आपने वो हालात देखे हैं जब फायरिंग होती थी, गोलाबारी, आप पीछे जाते थे, लेकिन आप मानते कि हालात बदले हैं अभी? बिल्कुल, हमने शांति है, कोई वो नहीं है वैसे हालात। अभी जहाँ बॉर्डर 0 लाइन तक काम कर रहे हैं, दिन रात लोग लगे, कोई वो नहीं है, कोई गोली का डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले तो एक इधर से आ रहे फायरिंग, इधर से इधर जा रहे, इधर आ रहे, बहुत मुश्किल था। लोग काम अभी नहीं कर पाते थे। काम कहाँ करना था, ये खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे, कैसे करनी खेती बाड़ी। अभी फायर आ जाएगा, घास लेने गए काटने को, बाहर से आ गया, जो नाले में कुछ छुप कर घर पहुँचते थे। ऐसे हालात है। अब जिस तरह से आपने ये प्रोजेक्ट लगाया, तो आपके साथ लोग कोई पूछने आते हैं कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट लगाया, हमें भी बताएं? हमें बहुत लोग आते थे, बाहर से बहुत लोग आते हैं। अब भाई मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं इतना बड़ा बना दूंगा, इतना बड़ा। हाँ भाई साहब, आप ज़मीन वाले हो, बड़े पैसे वाले हो, मगर ठहरो, अभी हमारा रिजल्ट आने दो, उसके बाद जितना मर्जी बनाओ। हम तो डूबे हैं, किसी को नहीं डूबने देंगे जब तक हमारा, ये हमारा तजर्बा ही है, एक्सपेरिमेंट है। अगर ये कामयाब हो गया तो फिर सबको बोलेंगे, सबको बोलेंगे ये काम करो, अच्छा है काम। जम्मू कश्मीर में पहली बार एक अनोखी खेती की जा रही है, और ये अनोखी खेती है मोती की खेती, यानी पर्ल फार्मिंग। मैं इस समय जिला सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव चिलाड़िया में मौजूद हूं। आपको बता दें, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहां पर कुछ वक्त पहले गोलाबारी हुआ करती थी। यहाँ के लोग प्रभावित होते थे और यहाँ से लोगों को पलायन कर पीछे जाना पड़ता था। लेकिन हालात बदले हैं, गोलाबारी बंद हुई है और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने अलग अलग तरह की खेती जो वो करना शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर पहली बार, और पूरे जम्मू कश्मीर में आप कह सकते हैं कि पहली बार अनोखी खेती की जा रही है, और वो खेती है पर्ल फार्मिंग, यानी मोती की खेती। आपको बता दें कि मैं जिस तरह से एक गांव में, चिलाड़िया गांव में मौजूद हूं, और यहाँ पर ये जो आप
पॉन्ड देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, इसी तालाब में मोती की खेती की जा रही है। वो किस तरह से, वो आपको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं जो जानकारी है वो ये है कि इस तालाब के अंदर सीप डाले गए हैं, यानी ऑयस्टर डाले गए हैं, जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्र में वो पाए जाते हैं। लेकिन वो जो सीप हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं और कुछ ही दिनों के बाद सीप के अंदर से मोती निकलेगा और किसान की मेहनत जो वो रंग लाएगी। दो दोस्तों ने ये कमाल कर दिया, दो दोस्तों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लिया और जम्मू कश्मीर में ये पहला इनिशिएटिव लिया गया है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहाँ तालाब बनाया गया, तालाब सीप डाले गए और कुछ दिनों के बाद सीप के अंदर से मोती निकलेगा। ये है पर्ल फार्मिंग। क्या ये पूरा प्रोसेस है, किस तरह से ये आइडिया दो दोस्तों को आया कि हम ये खेती करेंगे। खेती तो और भी है, गेहूं की है, इसी के साथ धान की है, या अलग अलग तरह की खेती, सब्जियां उगाई जाती है, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर में पर्ल फार्मिंग हो रही है। इस पर्ल फार्मिंग को लेकर आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा करूंगा और जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया उन्हीं की जुबानी सुनते हैं इस खेती के बारे में। 10वीं से 12वीं जमात के लिए नवंबर-दिसंबर तालीमी सेशन की बहाली के लिए हुकूमत ने जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को हिदायत दी कि वो उन जमातों के इम्तिहानात फरवरी 2025 से शुरू होकर मार्च के आखिर तक मुकम्मल करे। इसके अलावा हुकूमत ने मजीद हुक्म दिया है कि 8वीं जमात का सालाना इम्तिहान तालीमी सेशन 2024-25 से मुतल्लिका स्कूलों में मुनक्किद किया जाएगा। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने इस हवाले से एक हुक्म जारी करते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो 9वीं जमात तक के लिए नवंबर-दिसंबर तालीमी सेशन को नाफिज करे। सुरेश कुमार गुप्ता ने हुक्मनामे में कहा, वज़रा की कौंसिल के फैसले के बाद कश्मीर रीजन और जम्मू की सरमाए जून के हवाले से पिछले तालीमी कैलेंडर नवंबर-दिसंबर सेशन की बहाली की मंजूरी दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि तालीमी सेशन 2024-25 के लिए पहली से 9वीं जमात तक के लिए तलबा के लिए पिछले तालीमी कैलेंडर नवंबर-दिसंबर सेशन की बहाली की जाए और उनके इम्तिहानात नवंबर-दिसंबर के दौरान मुनक्किद किए जाए। गुप्ता ने कहा है कि 10वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए तालीमी सेशन की बहाली नवंबर-दिसंबर सेशन तालीमी सेशन 2025-26 की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मौजूदा तालीमी सेशन के लिए जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को हिदायत दी गई है कि वो 10वीं से 12वीं जमात तक के इम्तिहानात 15 फरवरी 2025 से शुरू करके मार्च 2025 के इख्तिताम तक मुकम्मल करे। नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक दोबारा खैर मकदम है। अब जरा बात जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के हवाले से करते हैं, जहां असम्बली का आज तीसरा दिन था और असम्बली इजलास का सेशन शुरू होते ही आज हंगामा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर असम्बली में दफा 370 की बहाली के हवाले से करारदाद की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने मुसलसल हंगामा किया और नशस्तों पर बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर अब्दुर्रहीम रैथर ने इजलास 1 घंटे के लिए पहले मुअत्तल किया, जिसके बाद ही कल तक के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया। असम्बली में तमाम 28 बीजेपी अरकान ने ऐवान के वास्ते में एहतजाज जारी रखा और स्पीकर की 12 अपीलों के बावजूद नशस्तों पर बैठने से गुरेज किया। ताहम बीजेपी अरकान ने एहतजाज हंगामा जारी रखा और अपनी नशस्तों पर नहीं बैठे। स्पीकर अब्दुर्रहीम रैथर ने पहले ऐलान किया कि इजलास 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ही बीजेपी की जानिब से मुसलसल एहतजाज और हंगामा आराई पर स्पीकर ने कल तक के लिए मुकम्मल कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इससे कबल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने दफा 370 की बहाली की करारदाद पेश की, जिसे अक्सरियती वोटों से मंजूर कर लिया गया है। करारदाद की हिमायत और आज़ाद अरकान शबीर कोले, शेख खुर्शीद, 3 PDP अरकान वहीद रहमान परा, मीर फयाज और रफीक नायक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा सजाद गनी लोन ने की है, जबकि कांग्रेस के अरकान खामोश रहे। बीजेपी के रहनुमाओं ने करारदाद की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया और एतराज़ जताए और NC पर पाकिस्तानी और मुल्क दुश्मन एजेंडा चलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि हमने जो रेजोल्यूशन लाया कोई नई बात नहीं है।
जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो हिंदुस्तान की महापंचायत है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा। हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपने साथ चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल को आपने दिया, कई और राज्य मांग रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा अलग बोला है? हमें बचपन से पढ़ाया गया भगवान एक है, रब एक है। तो इसलिए अगर भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा झूठे नारे मत लगाइए। अगर सही मैंने भगवान राम जी को आप मानते हो तो भगवान राम जी का जो था, उनके राज्य में राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हर आदमी को बराबरी का हिस्सा मिलता था, उनको इंसाफ मिलता था, वहां पिक एंड चूज नहीं होता था। दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। That the Congress party welcomes the resolution passed by the J&K Assembly seeking restoration of constitutional and democratic rights of the people of J&K, including fully empowered statehood along with all constitutional guarantees. After the Honorable Supreme Court verdict, this is the first democratic expression of the people of Jammu and Kashmir, reflecting the aspirations of the people. There should be no reason for the central government to deny rights and protection to the people of Jammu and Kashmir that are already in vogue in many other parts of the country. Indian National Congress is committed to fight for statehood to J&K and safeguarding the rights of its people to land, jobs, natural resources and its unique cultural identity. हमें बड़ी खुशी है रेजोल्यूशन पास किया गया, और मैं आपको बता दूं कि हालांकि हमें रेलीगेट किया गया है टू यूटी, लेकिन जहां तक 5 अगस्त 2019 का सवाल है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पावरफुल और रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन है वो ये असेंबली है, क्योंकि ये पहली बार है इलेक्शन हुआ है और कश्मीर के लोगों ने जो है उनका जो कलेक्टिव विल है, कलेक्टिव डिसीजन है, वो एम्बॉडी होता है इस असेंबली में। आज जब इन्होंने 5 अगस्त को रिजेक्ट किया है तो ये जो है, ये आई वुड से मॉरल एंड पॉलिटिकली जो है रिजेक्शन ऑफ 5 अगस्त 2009। अगर वो समर्थन में है तब हम बात करेंगे, अगर नहीं है तो कांग्रेस को पूरे देश की जनता इस वक्त पूछ रही है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। दूसरी बात, ये रेजोल्यूशन जो आज इन्होंने लाया, ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए लाया। उमर अब्दुल्ला साहब से लेके एक ऑर्डिनरी एमएलए तक, एक जो नीचे से नीचे वर्कर, ऑर्डिनरी वर्कर तक इनका जानता है कि ये रेजोल्यूशन फेक है। इस रेजोल्यूशन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। धारा 370 एक हिस्ट्री है, धारा 370 एक इतिहास है। नो वन इज अबव द पार्लियामेंट, नो वन इज अबव द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ने इसको खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मोहर लगाई है। अब कौन सी ऐसे को वापस? स्पीकर का रोल है प्रिजाइड करना हाउस को, बाकी हाउस जो पास करता है स्पीकर का उसमें कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर उसको ना नहीं कर सकता। स्पीकर का रोल इतना है कि अगर कोई मोशन आया हाउस के सामने, रेजोल्यूशन आया, स्पीकर को गिनना इसके हक में कितने, मैंने गिन लिए, ज्यादा इसके हक में थे। हमारे पास कवानीन है, रूल्स है, वो सब भूल गए हैं उस चीज को। क्या कोई पार्टी या कुछ ऑनरेबल मेंबर जिस पार्टी से भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, अगर वो हाउस को नहीं चलने देंगे, आप तमाशागिर हम बन के रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बिजनेस है। आप इंपॉर्टेंट बिजनेस मतलब है कि हमें गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खुतबा दिया हाउस में।
जम्मू कश्मीर में मौजूदा खुश्क मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आतिशज़दगी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ जंगलात में भी आतिशज़दगी की वारदातें पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। सिंहपुरा छात्रों के जंगलात में भयानक आग लगी हुई है, जिसके पेश नज़र सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। मुतलका महकमे के एहलकारों की जानिब से अगरचे आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताहम पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। मकामी लोगों ने सरकार से अपील की है कि आग पर काबू पाने के हवाले से मौसर इकदाम उठाए जाए, ताकि सरमाए को, कौमी सरमाए को नुकसान ना पहुंचे और साथ ही माहौलियात पर भी मनफी असरात ना पड़े। न त्रावन न कं शंकर दाजन एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रांसपोर्ट महकमे के इश्तराक से आज विजिलेंस जानकारी प्रोग्राम जो कि हफ्ता भर चलेगा का इनेकाद किया है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिस दौरान ACB हुकाम ने शफाफियत पर जोर दिया और मुख्तलिफ विजिलेंस सरगर्मियों और मुल्क के नौजवान अफराद क़ुव्वत की जिम्मेदारियों, सलाहियतों, इखलाकियात और बदनुमानी से पाक हिंदुस्तान की तामीर में अच्छी हुक्मरानी के बारे में बताया है। हफ्तावार प्रोग्राम के इफ्तिताई तकरीब में श्रीनगर के अंदर डायरेक्टर ACB शक्ति कुमार पाठक ने भी शिरकत की थी। सक्सेस तो काफ़ी रही, क्योंकि इस बार हमारी रीच जो है वो काफ़ी बड़ी है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम पहुंचे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी हमने टच किया है। और इसमें रिस्पांस जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ठीक रहा, और सक्सेस उसी से हम कह सकते हैं कि ठीक रही है, हमारी रीच हमारी काफ़ी ठीक रही। देखिए, करप्शन मैंने पहले भी बोला है कि ये सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजेंसी होने के नाते हम फर्स्ट बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े हैं जो भी ऐसे केसेस होते हैं उनको डील करने के लिए। लेकिन लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हों कि जो काम जेन्युइनली हो सकता है उसके लिए वो घूस दे करके काम ना करवाएं। इसी चीज़ से उनको अवेयर कराना था कि इससे कितना नुकसान होता है, इकोनॉमी को नुकसान होता है, कहीं जेन्युइन लोग होते हैं उनको नुकसान होता है। तो अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, उससे मांगी जा रही है, तो हमारे साथ अप्रोच करें और हम उसके ऊपर बिल्कुल लीगल एक्शन जो भी होगा वो करेंगे। ऐसा है कि हमारे पास कंप्लेनेंट जो भी आते हैं, हम उसके ऊपर तुरंत जो भी एक्शन होता है वो करते हैं, और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हमें बताता है कि चीज़ों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट। यही कि करप्शन जो है ये सोसाइटी का जो बिल्कुल लोअर सेक्शन होता है, जो गरीब तबका होता है, उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें हम खुद को इंडल्ज ना करें, और जो भी ऐसी कोई शिकायत आपको लगती है वो तुरंत हमारे नोटिस में लाएं, हम उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। उधर विजिलेंस बेदारी प्रोग्राम हफ्ते के हवाले से आज डाक बंगलो बारामूला में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। बारामूला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मेहमान खुसूसी मौजूद थे और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और बारामूला के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर समेत दीगर अहम ओहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स के साथ तकरीब में शिरकत की थी। यह तकरीब बदनुमानी के खिलाफ चौकसी और बेदारी को फ़रोग देने पर मरकूज थी। विजिलेंस बेदारी हफ्ता का एक अहम मौजू जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, ताकि गवर्नेंस में शफाफियत और इखलाकी तर्ज अमल की हौसला अफजाई की जा सके। पूछा, आप जानते हैं कि हमारा आज यहाँ आने का मकसद ही था कि जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, उसी सिलसिले में आज ACB की तरफ से ये प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमारी ऑडियंस जो थी, हमने ट्रांसपोर्ट यूनियंस, ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रांसपोर्ट ऑफिस बियरर्स को और प्लस ड्राइवर्स को यहाँ पे लाया, तो ताकि हम बेसिकली ये श्रीनगर से इम्पा से जो भी आपने स्पीच सुने, जो सीनियर ऑफिसर जिन्होंने बोला, श्रीनगर इम्पा से बोले, वो हमारे साथ जुड़ चुके थे ऑनलाइन। स्क्रीन पे हमने सबने सुना और ऑडियंस जो हमारी थी उन्होंने भी स्क्रीन पे सुना, तो ताकि मकसद यही था कि हम उनको अवेयर कर पाए
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है सरकार की तरफ से, और ये अवेयर हो जाए कि कैसे सर्विसेज को अवेल करना है, और ताकि इनको कभी भी कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके, कभी भी ये ब्राइब के चक्कर में, किसी टाउट के चक्कर में न फंसे। प्रोग्राम हम अपनी तरफ से भी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, हम जब भी हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है या फिटनेस टेस्ट होता है, हम वहाँ पे रोड साइड अवेयरनेस तो करते रहते हैं। एसीबी की तरफ से भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हाँ, जितना पब्लिक को अवेयर किया जाए उतना बेटर है, ताकि वो उनको कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके और ऑफिस में भी करप्शन कम हो जाए। जैसे कि गवर्नमेंट का हर मकसद ये होता है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए, और इसमें जो अभी जो हमारे एंटी करप्शन के जो जीजी साहब थे, उन्होंने जो इसमें बताया कि खासकर जो एक मुलाजिम ही नहीं करप्शन में होता है, इसमें जो सिविल लोगों का भी किसी जगह पर हाथ होता है वो भी इसमें मुलव्वस होते हैं। जब तक जो कि सिविल लोग इस करप्शन में भी मुलव्वस होते हैं, उन पर भी हथकड़ा होना चाहिए। मुलाजिम तो करता है गलती, वो तो फंसता है, वो सजा भुगतता है, मगर जो सिविल लोग बाहर करते हैं और किसी कामों में, के लिए भी कुछ होना चाहिए। मुलाजिम के लिए तो है, और मैं कहता हूँ सिविल लोग भी इसमें आने चाहिए। जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो ये इधर इन्होंने इस वक्त एक मीटिंग हर यूटी में इस वक्त चल रही थी JNK में, तो इसका हम वैसे ट्रांसपोर्ट का जैसे चेयरमैन इसका हम वेलकम करते हैं। जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट की तमाम इकाइयाँ आई, चाहे वो टंगमर्ग से, कुपवाड़ा से, हर जगह से यहाँ पर आए हुए थे, उनका भी हम शुक्रगुजार है। और जो यहाँ पे लोग आए हुए थे, उनका भी हम वैसे ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन चेयरमैन, उनके भी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना। उधर न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल कोलकाम में भी एक सेमिनार मुनक्कद हुआ है, जिसमें जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर ने शिरकत की है। इस मौके पर मुकर्रिर ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह काम इंसान को चाहिए कि वो बेदार रहे और साथ ही साथ बदउनवानी से भी दूर रहे। और साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विजिलेंस डिपार्टमेंट का, जिनने बहुत ही एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहाँ पे रखा, तो हम उसके लिए उनके बड़े मशकूर ममनून हैं। और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, जिनने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चनर जो चल रहा था रिगार्डिंग जो 21 क्वेश्चंस जो चल रहे थे स्क्रीन पे, तो उस पर जो उन्होंने अपना फीडबैक दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। और आई विश कि ऐसे प्रोग्राम जो है रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किए जाएँ, तभी जाके हम जो है अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस जो है वो इंश्योर कर सकेंगे। और जब अवेयरनेस लोगों में आ जाएगी तो तभी जाके अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ जाएगी, और हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? सवाल सिंपल मैसेज यही रहेगा कि जितना आप जो है वो अवेयर हो जाएंगे रिगार्डिंग योर राइट्स और हमारे राइट्स के साथ साथ जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब जाके हम अपनी सोसाइटी में जो है वो चेंज ला सकते हैं। और जब सोसाइटी में चेंज आ जाएगी तो तब जाके जो है हमारा रूल ऑफ लॉ जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये है मेरा। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज चाडोरा में आज हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक एक रोज़ा सेमिनार मुनक्कद हुआ है। एक ट्रस्ट की जानिब से मुनक्कदा इस सेमिनार में वादी के मुख्तलिफ शुअरा, अदीबों, कलमकारों के अलावा तलबा ने शिरकत की। इस सेमिनार में शेखुल आलम की तालीमात पर रोशनी डाली गई और इस दौरान शुरका पर जोर दिया गया है कि पैगाम शेखुल आलम को आम करने में पहल की जाए। वहीं ट्रस्ट के सदर ने कहा है कि तालीमी इदारों में इस तरह के सेमिनार मुनक्कद करने का मकसद यही है कि तलबा को शेखुल आलम और उनकी कश्मीरी ज़ुबान पर काम करने के मुतल्लिक पैगाम दिया जाए, ताकि वो भी इस रास्ते को इख्तियार करें। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से सालाना सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का ये हजरत अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हर साल मुनक्कद किया जाता है। इन सेमिनारों का मकसद यही होता है कि हजरत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा का जो पैगाम है उसको उजागर किया जाए और नई नस्ल तक उसको पहुंचाने के लिए एक वसीला बनाया जाए। दरअसल हजरत अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का जो कंट्रीब्यूशन है, की जो देन है, वो इतनी अजीम है कि ये कश्मीरियों की एक शिनाख्त बन गई है। इनके शऊर और लाशऊर में इनके जज्बे, इनके फ़लसफ़े, इनकी शख्सियत की अक्कासी होती है। तो उसी
को मद्देनजर रखकर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट इन सेमिनारों का इनेकाद करता है ताकि उनकी शख्सियत और उनकी तालीमात को उजागर किया जाए और जो इस वक्त हमारे समाज में मसाइल हैं उन मसाइल को हजरत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा की इस्लामी तालीमात के जरिए हल करने सुलझाने के लिए एक कोशिश होती है। जो शेखुल आलम की जो तालीमात है, शेखुल आलम ने जो कश्मीर के लिए जो किया है, कश्मीर में जितने भी लोग रहते थे यानी कि हिंदू मुसलमान जिस मजहब से भी वाबस्ता थे और उनको अलमदार कश्मीर का खिताब मिला है। ये खिताब किसी आम आदमी तो नहीं दिया, इनको ये खिताब मिला है हजरत बाबा नसीरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से। और दूसरी जब हमारे जो पंडित बरादरी के जो बहुत बड़े मुफक्किर थे उन्होंने लिखा उनको सहजानंद, यानी कि सहजानंद जिसको जब पैदा होता है बच्चा तो मरते दम तक उससे कोई लग्जिश न हो तो उसको कहते हैं सहजानंद। ये खिताब भी मिला है उनको। और इन्हीं चीजों पर आज का जो ये मौजू था और आज का जो टॉपिक था और हमारे जो ये बेहतरीन जो मुकर्रिर थे उन्होंने इस पर बात की है, क्योंकि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ये महज कश्मीर का नहीं, इसको आलम का शेख कहते हैं। आलम मीन्स जिसमें सारी दुनिया आती है, शेखुल आलम। इसी तरह उनको कहते हैं शम्सुल आरिफीन यानी आरिफों का आफ्ताब। और फकीर जो लोग हैं, हमारे फकीर जो यहाँ दरवेश लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा फकीर शेखुल आलम रहमतुल्लाह। और जो अहम नाम उसका है नंद ऋषि। और नंद ऋषि जो कश्मीर जिसको हम ऋषिवर कहते हैं, इसी बिना पर इसका नाम पड़ा है कि ऋषिवर और बिरवर भी कहते हैं। लेकिन प्रोग्राम का यही था कि उनकी तालीमात आज जो शेखुल आलम की जो तालीमात है, शेखुल आलम का जो मिशन है, जो उसने पैगाम दिया है हर एक इंसान के लिए, उसको हम बढ़ावा दें। और दूसरी बात है कि जो हमारी भाषा है, जबान, क्योंकि वाहिद शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का जो जिसको हम शेख शुक कहते हैं, और शेख शुक अब तक न किसी ने लिखा है न इसके बाद कोई लिख सकता है, क्योंकि ये उनकी मखसूस अपनी सनफ है जिसको हम कहते हैं शुक है। और इस शुक में वाज़ेह है कि ये पैगाम जो है, मेरी जो बात है, ये आम लोगों तक। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख्वातीन सोपूर ने कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन और जीके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के इश्तराक से एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पहले सेशन में कॉलेज के प्रिंसिपल को कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। उन्होंने एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद भी पेश की है और इस तरह के तालिब इल्म दोस्ताना इक़दाम के इनेकाद में अपने ताउन को यकीन दिलाया है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो आगे आएँ और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। दूसरे सेशन में महफिल मुशायरे का इनेकाद हुआ है, जिस दौरान शुरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। हमें बहुत खुशी है कि आज पहली बार हमारे कॉलेज में इस तरह की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। आपको बताना चाहेंगे ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन और हमारे कॉलेज और रियासती कल्चर अकेडमी के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद हुई। और आपने खुद भी देखा कि किस जोश और जज्बे के साथ हमारे तालिब इल्मों ने इसमें शमूलियत की। और हमें तवक्को है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, कॉन्फ्रेंस है, इससे हमारे बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, तख्लीकी ज़हानत हैं, उसमें इजाफा होगा। हमें खुशी है कि हमें यहाँ आज हमारे कॉलेज में वादी कश्मीर के मारूफ और मशहूर कलमकार हजरात जो आए और उन्होंने यहाँ पे मकाले पेश किए और महफिल मुशायरा भी मुनक़िद हुआ, जिसमें नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग अदीबों ने भी जो है शमूलियत इख्तियार की। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस कॉलेज की कोई तालिब इल्म इस लेवल के मुशायरे में जो है शिरकत कर रही है। हम इस मुशायरे में जहाँ मैंने कहा कि बुजुर्ग अदीब हैं और नौजवान भी हैं और हमारे कॉलेज के बच्चे भी पहली बार इस महफिल मुशायरा में डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद अहमद ने एसएसपी कुलगाम सुहेल सरंगल की मौजूदगी में मज़गाम पुलिस पोस्ट का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए 24 घंटे काम कर रही है और अवाम को पुलिस के साथ ताउन करना होगा। डीआईजी ने कुलगाम पुलिस को अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई और बेहतर पुलिस अवाम ताल्लुकात पर भी जोर दिया है। काफी देर पहले से मिली, पहुंचना ही होता था। और जब मैंने पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी होता है। मैं मुमताज अली सईद, हम डीकेमरग ब्लॉक के रहने वाले। यहाँ पे हमारा फार फ्लैंग एरिया दूर दूर गाँव
रह रहे, तो हम डीआईजी साहब का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ पे आज एक पुलिस थाने का इनॉर्गेशन किया, यहाँ पे थाना दिया है। तो हम बहुत शुक्रगुजार है डीआईजी साहब का, और जिसमें एसएसपी साहब ने हमसे वादा किया था पहले ही कि हम यहाँ पे चौकी खोलेंगे। यहाँ पे दूर दराज इलाका जो था इसमें लोगों का मुश्किलात होते थे डेजपुरा जाने के लिए, इसलिए हम शुक्रिया करते हैं अपने डीआईजी साहब का और एसएसपी साहब का। जनूबी जिला अनंतनाग में चेस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई है, जिस दौरान इख्तितामी तकरीब में एसएसपी अनंतनाग मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि उनके हमरा एसपी और दीगर अफसरान भी थे। इस मौके पर जहां उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की, वहीं कहा गया है कि इस तरह के इवेंट से बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है। देखिए, जो ये ऑर्गेनाइज किया था डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप, जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने किया था, हमने यहाँ पे वेन्यू प्रोवाइड किया था। इसमें अगर यहाँ पे आईपीएस साहब आए थे, एसएसपी साहब आए थे, उन्होंने बच्चों को इनकरेज किया। इससे एक बच्चे को एक टारगेट मिल जाता है लाइफ में कि आईपीएस भी क्या होता है और करना क्या होता है और लाइफ कैसे क्या चीज़ें गोल अचीव किया जाता है। हमारे हर गली, हर नुक्कड़, हर गाँव, हर शहर में प्लेटफॉर्म हमें अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है। जब तक हम अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगे वो खेल नहीं सकते हैं। जब हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे वो एक इनको टारगेट देते हैं लाइफ में, एक अचीवमेंट मिल जाती है उनको कि हमें करना क्या है। ये सब चीज़ें इनके लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का ताज़ा शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुचे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।